Good morning, friends. My name is Pradeep Kumar Upadhyay. I am working as a GS faculty in the Resonance Institute Private Limited in Kota. Today, we will discuss about the SSC CGL mains paper, which was held into 2nd of March 2023. Okay, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आया है जीएस के अंदर, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन किस तरह के हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह के हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। तो मेरे सेक्शन में मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें क्या होगा कि विच साइंटिस्ट suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। इसमें जो साइंटिस्ट के नेम है उन्होंने बताया था कि मतलब एक करंट का कॉन्सेप्ट दिया था। करंट जैसे मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज करो कोई मेटल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के साथ साथ में इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है और इसके साथ साथ में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है इसमें। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है, मतलब इसकी जो प्रोपोगेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसकी डायरेक्शन ऑफ वेव, उसकी प्रोपोगेशन में बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बोला इन्होंने, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जैसे क्रॉस होती है तो अपने पाथ के वो अपोजिट में, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अपोजिट पाथ में और आगे की फॉरवर्ड की तरफ ये एक अपोजिट फोर्स लगाती है। उसके बारे में जिक्र करना है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर किया गया है। तो इसका माइकल फैराडे और एंड्री मैरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी, विलियम गिलबर्ट, तो इनमें से जो एंड्री मैरी एम्पियर है उन्होंने इसको इंड्यूस किया था कि मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका ऑप्शन है बी, एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट की बात करें माइकल फैराडेज ने फैराडेज फिजिक्स के अंदर लॉस दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। इसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल हो गया, लेफ्ट हैंड थंब रूल्स हो गया। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है उसका, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसके बारे में बताया इन्होंने। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हमने 11th-12th क्लास में पढ़े, तो वो फैराडे लॉज के अंदर आएंगे। एम्पियर का मैंने आपको बता दिया। हेनरी बैक्वेरल लॉ है, वो एक उन्होंने लॉ दिया है इसके अंदर, हेनरी ने, जोसेफ हेनरी ने। और विलियम गिलबर्ट, ये भी एक फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, मोल्ड कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। मतलब ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक कंपनी है उसको बनाया गया था। कब इसकी जो डेट है 9 नवंबर 1967 को ये आई थी। और जो खेतरी कॉपर माइंस है इज लोकेटेड इन राजस्थान। ये भी हम जानते हैं कि खेतरी माइंस हैं हमारे राजस्थान के अंदर, झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा खेतरी माइंस हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिनरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं दोनों चैप्टर। मिनरल रिसोर्सेज के अंदर, और ये सेकंड मैंने बताया आपको, जो खेतड़ी बेसिकली किस एरिया में आता है, झुंझुनू में आता है। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है। ओके, और अब हम देखेंगे द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। मतलब जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी कंपनी है वो जयपुर में नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड नहीं होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भीमबेटका ए नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भीमबेटका जो देखा होगा आपने, भीमबेटका गुफाएं हैं जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है, होशंगाबाद भोपाल इलाके के अंदर। और वहाँ पर आपने आपके लिए एक जानकारी दें, वहाँ पर एक चक्रव्यूह मूवी आई थी जो नक्सलाइट बेस्ड मूवी थी, उसमें पूरा भीमबेटका की गुफा में उसकी शूटिंग हुई थी। और इसमें मतलब प्राचीन तरीके से जो अस्थियों के पंजर हैं, अस्थि पंजर हैं, उसके अवशेष मिले हैं। और यहाँ की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर जो चित्र हैं प्राचीन काल में बनाए जाते थे उनको उकेरा गया है आदिमानव द्वारा, प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे। तो ये बेसिकली भीमबेटका गुफा के अंदर सब चीज़ें हैं। तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। मध्य प्रदेश में भोपाल और
होशंगाबाद, वहाँ पर ये पूरी गुफाएं बहुत फैली हुई हैं, ये पूरा फॉरेस्ट है उसके अंदर फैली हुई हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच ईयर डिड Albert Einstein predict a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, based on a quantum formulation by the Indian physicist सत्येंद्र नाथ बोस। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में भारत की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? मीन्स आपने देखा होगा कि मैटर के बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस होता है। और नेक्स्ट हमारा जो 4th स्टेट प्लाज्मा स्टेट होती है। प्लाज्मा स्टेट खत्म होने के बाद भी एक स्टेट को रीजनरेट किया गया, जो हमारे इंडियन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस जी। उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का वो किया, इन्वेंट किया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें जो पार्टिकल्स को है उन्होंने प्लाज्मा, जैसे मैंने बताया को प्लाज्मा स्टेज के बाद ये हमारी 4th स्टेज, हमारी 5th स्टेज आती है मैटर की, 5th स्टेज ऑफ मैटर। तो इसको डिस्कवर किया था उन्होंने 1924 के अंदर। उस टाइम पे ये जो हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स से बहुत एडवांस में वर्क कर रही थी, और उसकी वजह से आपने देखा होगा हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं होमी जागिर बाबा और विक्रम साराभाई, जो स्पेस में भी रिसेंटली में आपने देखा होगा जो चंद्रयान मिशन हुआ है, तो वहाँ पर साराभाई क्रेटर है ऑलरेडी मौजूद है चंद्रमा पर। तो ये सारे न्यूक्लियर जितने भी फिजिक्स के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एडवांस वर्क किया, और उसकी वजह से हमें सब चीज़ें जानने को मिली। तो ये एक हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, identify a type of season that is not a part of the 4 season of India, the cold weather season, the hot weather season, the southwest monsoon season, the southeast monsoon season। मीन्स इंडिया में हम देखेंगे जरा, इंडिया के अगर देखेंगे, हम जब देखेंगे कि हम बेसिकली 3 टाइप के मानसून हैं और 4 टाइप के मानसून पाए जाते हैं। उसमें 3 टाइप तो जो कॉमन होता है, जो कोल्ड वेदर हो गया, हॉट वेदर हो गया, साउथ वेस्ट मानसून हो गया हमारा, और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है हमारा। इसमें हमारा साउथ ईस्ट मानसून नहीं होगा। मीन्स कि गर्मी के टाइम साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से जब केरला से एंटर होता है पूरे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ से आता है और पूरे ये इंडिया में स्प्रेड होता है टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और मतलब ये इसके अंदर, और हमने देखा है कि गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, बट ये साउथ ईस्ट मानसून ये यहाँ से कोई ऐसा कोई मौसम जनरेट नहीं होता। और यहाँ पर बेसिकली जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं वो टाइफून्स की वजह से होती है। यहाँ पर जो वेदर चेंज होता है किसकी वजह से होता है, वहाँ पर आने वाले जो तूफान होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, एंटी साइक्लोन्स होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जनरेशन होता है। यहाँ पर पूरा बे ऑफ बंगाल में जो वेदर पूरा अफेक्ट होता है पूरा, तो ये पूरा साइक्लोन्स आते हैं यहाँ पे, बहुत थंडर्स, बहुत ही हाई स्पीड के होते हैं, तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे थोड़ा रेन होती है, और ये पूरा अफेक्टेड एरिया से पूरे। ओके, तो ये पूरा क्लाइमेटिक था, हमारे क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी के पार्ट का। नेक्स्ट हम देखेंगे, Identify which of the following statements about agriculture in India are correct. Rabi crops are sown in India from October to December and harvest from April to June। मतलब भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। सीधी सी बात है, बेसिकली 3 टाइप की फसलें होती है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। ओके, तो रबी फसल जो हमने देखा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक तो बोई जाती हैं और मार्च में आते आते ये काट दी जाती हैं। ठीक है, इसमें से मुख्यतः Important crops grown during Rabi in India are paddy, maize, grain, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। और ओस, अमन एंड बोरो आर द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। मतलब ये देखो आप, ये पूरा मैं जरा इंडिया के बारे में बात करेंगे जब, तो हमारा जो पूरा जो ये पूरा कोस्टल एरिया है, पूरा ये कोस्टल एरिया से पूरे जो कनेक्टेड हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात करें हम और यहाँ पर उड़ीसा की बात करें हम,
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी का प्रोडक्शन होता है। अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा ये पूरा एरिया से पूरा इसको धान का कटोरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पर पूरा धान का कटोरा मीन्स राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ओके, तो इसमें जो वेराइटीज़ है कौन सी, इसमें अस, अमन और बोरो, ये असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाने वाली वैरायटीज़ हैं, वो एकदम सही हैं। बट ये जो रबी की फसलें आती हैं इसमें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों, इसमें से आपने देखा होगा कि धान, मक्का, चना, सोयाबीन में से इसमें ये कुछ रबी की फसल हैं, कुछ खरीफ की फसल हैं और कुछ जायद की फसलें हैं। तो ये इसमें इसका जो आंसर होगा खाली फर्स्ट और सेकंड होगा ओनली। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी का, कृषि के, एग्रीकल्चर का एक पार्ट था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। Which state recorded the lowest literacy rate in the 2011 सेंसस। हम सेंसस की बात करेंगे। सेंसस के अंदर क्या है कि हमारा पूरा लिटरेसी रेट देखेंगे, हमारे जन्म दर, मृत्यु दर, ओके, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट, लोएस्ट लिटरेसी रेट, उससे पूरा इंडिया का पूरा हर चीज़ को डिफाइन होता है कि प्रॉपर तरीके से कैसे चीज़ें, कैसे जो थिंग्स हैं वो वेरी कर रही हैं। ओके, तो जैसे हमने देखेंगे इसमें कि लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो सबसे ज़्यादा किस में थी, कौन से स्टेट में थी, भारत के केरल के अंदर। और सबसे लोएस्ट जो स्टेट है उसमें सबसे पहले बिहार और उड़ीसा, यूपी, ये कुछ उस टाइम पे 2011 की बात कर रहा हूँ मैं सेंसस की, उस टाइम पे ये बैकवर्ड स्टेट हुआ करते थे। यहाँ पर एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, धीरे धीरे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए। ओके, और उसकी वजह से यहाँ पर फिर एजुकेशन का प्रमोशन हुआ और वहाँ की कंडीशन अब इम्प्रूव हो चुकी है। अभी इनकमिंग डेज में नया सेंसस होने का, उसके बिहाफ पे हमें मालूम पड़ेगा सब चीज़ें कैसे वेरी करती हैं। ओके, तो ये हमारा एक सेंसस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लाइट बल्ब वर्किंग ऑन 18 वॉट वोल्टेज बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। मतलब ये इसमें सीधी सी बात है कि 18 वोल्टेज की एक बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम बेसिक चीज़ें जानते हैं कि करंट का एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है R=V/IR। ओके, तो हमें दो चीज़ें मालूम है इसके अंदर, वोल्टेज कितना हुआ हमारा दिया हुआ है, गिवन है हमारा 18 वोल्टेज है हमारा, और हमें जो करंट है वो कितना दे रखा है हमें 3 एम्पियर। ओके, तो सीधा हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, 18 वोल्ट = 3 एम्पियर इंटू R। तो हम इसमें से कैंसिल करेंगे डायरेक्टली, तो ये 6 आ गया हमारा, 6 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली इसके अंदर आ गया 6 ओम। मीन्स जो रेजिस्टेंस है उसकी जो SI यूनिट होगी वो ओम होगी। रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट किस में करते हैं, SI यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। और इसका सिंबल ये होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया हमारा 6 ओम। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया। बेसिक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, V/IR, और इसमें थ्रू आप कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, और इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था SSC CGL के पेपर का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।